हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पश्चिमी विचारक को पढ़ चुके, मेरा 12 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज भारतीय विचारक को स्टार्ट करेंगे। भारतीय विचारक में राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास, विवेकानंद, एम एन श्रीनिवास, महात्मा गांधी, अरविंदो को पढ़ेंगे। अरविंद श्री अरविंद को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है आप लोग जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से हर परीक्षा में पूछे जाते, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में बैठिएगा तो जरूर आप लोग देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन भारतीय विचारक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है श्री अरविंद, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय विचारक महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्री अरविंद आदि हैं। तो कौन कौन है? महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, राजा राम मोहन राय, भीमराव अम्बेडकर और श्री अरविंद आदि हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अरविंद से देखते हैं, श्री अरविंद से पहला क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की थी? विश्व राज्य की कल्पना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है अरविंद, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है शुट्स। तो विश्व राज्य की कल्पना अरविंद ने किए थे। अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार संकीर्ण न होकर बड़ा व्यापक और महान था। वे राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सोपान मानते थे। उनकी विश्व राज्य की कल्पना बड़ी विराट थी। विश्व राज्य को स्पष्ट करते हुए गिरिराज शरण ने अपनी पुस्तक अरविंद ने कहा था, मैं लिखा है कि विश्व राज्य का अर्थ शक्ति का एक प्रतीक ऐसा दृढ़ केंद्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। तब इस केंद्रीय और सार्वभौम शासन संस्था के हाथ में सब आवश्यक शक्तियों, सैनिक, प्रशासकीय, न्यायिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और शैक्षणिक का कम से कम उनमें मूल स्रोत से संयुक्त हो जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो इसका बी होगा ऑप्शन अरविंद। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? ए ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, बी ऑप्शन अहिंसा का व्यवहार, सी ऑप्शन है आर्थिक विकास, डी ऑप्शन है स्त्री शिक्षा। तो दूसरा क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, बी ऑप्शन अहिंसा का व्यवहार, सी ऑप्शन आर्थिक विकास, डी ऑप्शन स्त्री शिक्षा। इसका ए ऑप्शन सही होगा, नैतिक शिक्षा। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शन तथा सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोलकाता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद को नियुक्त किया गया। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। तो इसका ए ऑप्शन है अरविंद। महात्मा गांधी से क्वेश्चन देखते हैं। गांवों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। गांव की ओर लौटो। गांधी जी का मानना था कि तकनीकी और मशीन श्रम को स्थानांतरित करती है, इससे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण विघटन आदि को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण उदारवादी, स्वनिर्भरता तथा स्वपर्याप्तता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं के लिए प्रसिद्ध नारा गांव की ओर लौटो दिया। वे गांवों के लिए हस्तकला उद्योग के पक्षधर थे, जिसमें कम मशीनों पर आधारित श्रम प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत तथा पर्यावरण की रक्षा हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किए थे। अंत्योदय का अर्थ है अंत का उदय, अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। अंत्योदय का क्या अर्थ है? अंत का उदय, अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन वांड की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर किया। सर्वोदय का अर्थ सभी का उत्थान करना है। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे निचले लोगों को उठाना था। इसके लिए उन्होंने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया। बाद में इस शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। तो इसका भी ऑप्शन है, अंत्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन एम के गांधी, डी ऑप्शन नरेंद्र देव। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एम के गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे। सी ऑप्शन से गांधी। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई थी? ए ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण।
तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। महात्मा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसको देखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक न्यायशीलता, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन सहकारी संघर्ष, डी ऑप्शन है संरचनात्मक कार्य। इसमें कौन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, सहकारी संघर्ष। विकास के गांधीवादी पथ के भाग सामाजिक न्यायशीलता, अहिंसा तथा संरचनात्मक कार्य है। सहकारी संघर्ष इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? ए ऑप्शन है नैमित्तिकता की क्रिया, बी ऑप्शन है भावात्मक क्रिया, सी ऑप्शन है मूल्य तार्किक क्रिया, डी ऑप्शन है मूल्य उदासीन क्रिया। तो गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो इसका सी ऑप्शन से मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया होगा। वेबर की मूल्य तार्किक क्रिया लक्ष्य एवं साधन पर आधारित है। वेबर की मूल्य तार्किक क्रिया किस पर आधारित है? लक्ष्य एवं साधन पर आधारित है। व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मानव जो होता है वो अपने सीमित साधन जो उसके पास उपलब्ध रहता है उसी में सोचता है कि अपने उद्देश्य को हम पूरा कर लें, प्रयास करता रहता है हमेशा। गांधीवादी सत्याग्रह में हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। शत्रुओं को प्रेम द्वारा ही सत्य का मार्ग दिखाना और उसकी गलत तथा त्रुटिपूर्ण रास्तों, आदतों, विचारों को छुड़ाना है। तो गांधी का विचार था। तो 7वां क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो ए ऑप्शन है भावनात्मक क्रिया, बी ऑप्शन है मूल्यांकनात्मक क्रिया, सी ऑप्शन स्नेहमयी क्रिया, डी ऑप्शन है परंपरागत क्रिया। तो इसका बी ऑप्शन से मूल्यांकनात्मक क्रिया। गांधी के सत्याग्रह को वेबर के मूल्यांकनात्मक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। इसका होगा बी ऑप्शन, मूल्यांकनात्मक। आज क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ए ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। इसका बी ऑप्शन सही होगा, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने क्या किया? जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि उसके अंतर्गत अछूत जातियों को अपमानित और अवमानित होना पड़ता था। गांधी जी ने पूर्व अछूत जाति समूहों को हरिजन ईश्वर की संतान का नाम दिया है। वर्ष 1932 में हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रखकर गांधी जी ने उनका उत्थान करने का भरसक प्रयत्न किया है। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है? ए ऑप्शन अस्तेय का सिद्धांत, बी ऑप्शन है संरक्षकता का सिद्धांत, सी ऑप्शन है स्वदेशी का सिद्धांत, डी ऑप्शन है सूर्योदय का सिद्धांत। तो 10वां क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, संरक्षकता का सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर निर्धन व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है जिसका उन्होंने अनावश्यक रूप से संग्रह कर रखा है। इस धन का सदुपयोग पूंजीपति स्वयं दलित वर्ग के लिए करें। यह तभी हो सकता है जब उनके हृदय में सेवा, प्रेम और कर्म की निस्वार्थ भावना उत्पन्न हो। वे ईश्वर के विधान को समझे कि सब व्यक्ति समान है और जो संपत्ति उनके पास है उसका उपयोग और प्रयोग सभी के लिए होना चाहिए, न कि चंद व्यक्तियों के लिए। गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसक मार्ग यह है कि जितना उचित माना जा सके उतनी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने से पश्चात जो धन बचे उसका धनी व्यक्ति प्रजा की ओर से संरक्षक बन जाए। इसका भी ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। देखिए, महात्मा गांधी ने कितना अच्छा लाइन बोले हैं, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है टी वेवलेन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। इसका सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी की। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहती है, तो सही बात भी है। 12 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? 1933 में, 1935 में, 1936 में, 1940 में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1933 में।
महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में किया था। वर्ष 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया था। यह अखबार वर्ष 1948 तक प्रकाशित हुआ। हरि का अर्थ है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ है लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उस समुदाय के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? ए ऑप्शन है दुर्खिम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन अरविंद, डी ऑप्शन एम के गांधी। तो इसका एम के गांधी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। डी ऑप्शन सही होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी से। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? ए ऑप्शन है रफी अहमद किदवई, बी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती महात्मा गांधी थे। उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें उन्होंने छुआछूत के शिकार एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय के समर्थन में लेख लिखे थे। इसका सी ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। ए ऑप्शन है साम्यवाद की, बी ऑप्शन है पुंजीवाद की, सी ऑप्शन है धर्म प्रधान राज्य की, डी ऑप्शन है लेसेज फेयर राज्य की। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, साम्यवाद की। साम्यवाद की। महात्मा गांधी आजादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना किया करते थे। गांधी जी रामचरितमानस और गीता ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा, परंतु उनका राम राज्य साम्यवाद जैसा ही था। अंततः ऐसी साम्यवादी व्यवस्था जिसमें धर्म की रक्षा, सुखी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित हो, राम राज्य की ही देन है। साम्यवाद को एक बहुप्रसिद्ध नारा है। प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर बल देते थे महात्मा गांधी ने। तो भारतीय विचारक हम लोग राधा कमल मुखर्जी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? ए है डीपी मुखर्जी, बी है आर के मुखर्जी, सी है आंद्रे बेतेर, डी है ए आर देसाई। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी को ही राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही, आर के मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया आर के मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और समाज विज्ञानी थे। प्रोफेसर मुखर्जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी विख्यात है। उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन कार्य किया है। तो मूल्यों के समाजशास्त्र आर के मुखर्जी के है। यह अवधारणा में पूछता है सिद्धांत में। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन थे? तो ये भी राधा कमल मुखर्जी होगा। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, राधा कमल मुखर्जी होगा। देखिए क्वेश्चन को बदल बदल के पूछ रहा है। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? अब जनक पूछ दिया तो ये राधा कमल मुखर्जी होंगे। ये ऑप्शन सही है इसमें, राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक बोलो या मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किसने किया था, जो भी पूछे मूल्य से जुड़े हैं राधा कमल मुखर्जी। बस इतना याद करना है कि मूल्य से कौन जुड़ा है, राधा कमल मुखर्जी जुड़े हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, सी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, डी ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने यह माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन उन मूल्यों का निर्णायक भी है जो समूहों और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर व्यक्तिगत लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े होते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी का मानना था। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? ए बी आर चौहान, बी राधा कमल मुखर्जी, सी एम.एन. श्रीनिवास, डी जी.एस. घुरिये। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, राधा कमल मुखर्जी। तो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, बी अरविंद, सी गांधी जी, डी जोगेंद्र सिंह। इसका ए ऑप्शन सही होगा, आर के मुखर्जी जी, जिसको राधा कमल मुखर्जी कहते हैं। सामाजिक परिस्थितिकी के अध्ययन से आर के मुखर्जी समाज परिस्थिति अवधारणा का उल्लेख राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी में किया है। उनके अनुसार सामाजिक परिस्थितिकी की अवधारणा मानव परिस्थितिकी से भिन्न है। क्षेत्रीय, व्यावसायिक तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं ही सामाजिक परिस्थितिकी का आधार है। आर के समाज परिस्थिति का अध्ययन किसने किया था? आर के मुखर्जी ने किया था। छठवा क्वेश्चन लेते हैं। बहुआयामी पद्धति
सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है टीथ मालथस, सी ऑप्शन एल डी डी ऑप्शन है एस फ्रायड। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी 20वीं सदी के कतिपय बहुविज्ञानी सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाजकार, संस्कृति, सभ्यता, कला, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, अध्यात्म, आचारशास्त्र, मूल्य आदि विभिन्न अनुशासनों को अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है। इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी की अद्वितीय देन उनके द्वारा रचित 50 से अधिक कृतियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो इतना राधा कमल मुखर्जी इतने विषयों से जुड़े हैं। हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? ए ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, बी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है विलियम पेरी, डी ऑप्शन है सी एम केस। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों का संस्करण हायरार्की ऑफ वैल्यू, हायरार्की ऑफ वैल्यू जो है उसी को मूल्यों का संस्करण कहते हैं, कि संकल्पना प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने दी है। अठवा क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है? ए ऑप्शन है डॉक्टर डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है डॉक्टर डी एन मजूमदार, सी ऑप्शन है डॉक्टर आर के मुखर्जी, डी ऑप्शन है डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर आर के मुखर्जी मीन्स राधा कमल मुखर्जी। इसका सी ऑप्शन है डॉक्टर आर के मुखर्जी। भारतीय समाजशास्त्री का मूल्यों के सिद्धांत, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध किसने किया था? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? तो इसका राधा कमल मुखर्जी होंगे, आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन किया है? राधा कमल मुखर्जी होंगे। भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादन है राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद घोष, सी ऑप्शन एम के गांधी, डी ऑप्शन है श्री भगवान दास। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, राधा कमल मुखर्जी। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा से संबंधित राधा कमल मुखर्जी हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो राधा कमल। तो हम भगवान दास से एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भगवान दास की संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज से, थियोसोफिकल सोसाइटी से, आर्य समाज से, हरिजन सेवा संघ से। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्वामी। इसका बी ऑप्शन सही होगा, थियोसोफिकल सोसाइटी से। डॉक्टर भगवान दास की संस्था संबंधित है थियोसोफिकल। डॉक्टर भगवान दास एक जन्म वाराणसी में 12 जनवरी 1869 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेवा की। वे हिंदुस्तानी संस्कृति समाज से संबंध रहे तथा दंगा विरोधी के रूप में भी सक्रिय रहे। 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रभावित होकर थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ गए। 1895 के विभाजन के बाद वह थियोसोफिकल सोसाइटी अडयार का साथ दिए। वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे चौथे व्यक्ति थे। 18 सितंबर 1958 को उनकी मृत्यु हो गई। तो एक कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मध्यम दिख भी रहा है तो मैं पढ़ दे रही हूँ। कथन है, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विचार एक दूसरे से पूरक है। इसका कारण दिया है, वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। तो कुटुंब में इसका सही उत्तर देना है। ए ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर से ए के कारण की सही व्याख्या होती है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती है। सी ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है कि ए तथा आर दोनों गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे से पूरक है, लेकिन जो कारण दिया है आर को गलत है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। इसका सी ऑप्शन से ए सत्य है लेकिन आर गलत है। विवेकानंद से क्वेश्चन देते हैं हम लोग। पहला, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है भगवान दास, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्वामी विवेकानंद। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने किए थे। धर्म का बीज वहां गड़ा हुआ है जहां मैं हम में एकाकार हैं। विवेकानंद और अरविंद गांधी और लोहिया इसी धर्म दृष्टि के प्रवक्ता है। विवेकानंद ने अपने अधूरे लेख धर्म के मूल तत्वों में धर्म की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया था। एम एन श्रीनिवास से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ए ऑप्शन एम एस ए राव, बी ऑप्शन है जी एस घुरिये, सी ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है जोगेंद्र सिंह। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एम एन श्रीनिवास।
संस्कृति की अवधारणा से एम एन श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत श्रीनिवास ने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो इसका एम एन श्रीनिवास होगा। रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? एम एन श्रीनिवास ने किया था। एम एन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव के अध्ययन में जाति एवं धर्म के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पक्षों के विश्लेषण के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों और जातीय गतिशीलता को भी उजागर किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्रीय दृश्य में विभेदीकरण किया है? ए ऑप्शन है AR देसाई, बी ऑप्शन है GS घुरिया, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है IP देसाई। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एम एन श्रीनिवास। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण एम एन श्रीनिवास ने की है। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण एम एन श्रीनिवास ने किया है। वह भारतीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर गांव में सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और प्रकृति का अनुरेखण किया है। उन्होंने पाश्चात्यकरण दृष्टिकोण को छोड़ भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने जांच परिणामों को प्रस्तुत किया था। श्रीनिवास ने किताबी दृष्टिकोण को नकार कर क्षेत्र जांच की परियोजना को अपनाया। उनकी रचनाएं कुर्ग और रामपुर जैसी जगहों पर किए उनके व्यापक जांच पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने किया था? तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, एम एन श्रीनिवास ने। वोट बैंक की परिकल्पना किसने किया था? एम एन श्रीनिवास ने किया है। एम एन श्रीनिवास ने 1955 में अपने शोध पत्र में वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि आसामियों को कैसे उनके संरक्षक चुनाव में प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक संरक्षक उन्हें आर्थिक एवं अन्य लाभ देता है। ग्रामीण संरक्षक चुनाव के दौरान वोट बैंक होते हैं और बदले में राजनीतिज्ञ उन्हें चावल मिल और बसों के लाइसेंस, मेडिकल एवं तकनीकी कॉलेज में सीटें उपलब्ध करवाते हैं। तो हम लोग भारतीय विचारक को पढ़ चुके, पश्चिमी विचारक, भारतीय विचारक। तो 5 चैप्टर खत्म हो चुका। अब 6वां क्वेश्चन हम लोग अगले दिन अपलोड करेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को क्लास कैसा लगता है वो भी कमेंट कीजिएगा।